आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक जो हमने किया है वो ज्योग्राफिकल थॉट्स के बारे में किया है, और जो थॉट्स का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में तो आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वही ज्योग्राफिकल थॉट आपको जो हमारा मेंस का जो पेपर होगा, जिसको आप ऑब्जेक्टिव पेपर बोलते हो, वहां सबसे ज्यादा अगर कोई चैप्टर यूज होता है वो तो ज्योग्राफिकल थॉट्स होता है। वही ज्योग्राफिकल थॉट्स आपको याद करने और उनका कॉम्बिनेशन आपको किस प्रकार जो अपने आंसर्स हैं, जो मेंस के आंसर है वहां दिखाने हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा, आपको हिंट दूंगा। उससे पहले जब हमारी जो पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी है उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बताऊंगा कि कैसे हम उस पोर्शन को यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने डेविस का कोई क्वेश्चन, जो डेविस का क्वेश्चन है वो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है, वही नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इसके साथ हमें यूज करना होगा कि जेम्स सटन की जो थ्योरी थी उसने यूनिफॉर्मिटिज्म का जो कंसेप्ट था उसके बारे में बताया था। और इसके बाद लेकिन यहां जो यूज होता है वो डार्विन का भी यूज होता है, क्योंकि डार्विन की थ्योरी भी कहीं ना कहीं डेविस की जो थ्योरी है उससे रिलेट करती। तब जाकर आगे जो डेविस की थ्योरी थी उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो ट्रायल्स ऑफ डेविस है, जिसको स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ टाइम के नाम से आप जानते हो, तो वो आपको यहां लिखना पड़ेगा। जैसे इस प्रकार आपको ये सारी चीजें याद करनी है और अपने पेपर में इंटरलिंक करनी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं तो उसमें एग्जांपल लेते हैं मॉनसून का। जब आप मॉनसून को कहीं लिखोगे तो मॉनसून से पहले आपको यह बताना पड़ेगा, जब जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वहां पर डार्क एज चल रही थी, और उसी के साथ साथ अरब जो स्कॉलर्स थे उनका डेवलपमेंट होता है, और अरब स्कॉलर्स के डेवलपमेंट में एक नाम आता है जिसका नाम है अल मसूदी। जिस बंदे ने जो मॉनसून है उसका जिक्र किया, पहली बार अगर किसी ने जिक्र किया तो वो अरब स्कॉलर थे। अरब स्कॉलर में भी अल मसूदी ने जिक्र किया। यानी जो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेटोलॉजी है वो इंटर रिलेट करती है, कहां से? अरब स्कॉलर से। तो इस प्रकार आपको ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अब तक आर्डोर एडुडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे लिखवा चुका है और चेक भी हमने की है। वो आज भी एक आंसर हमारे पास आया है, उसको हम चेक करेंगे। बहुत अच्छा आंसर लिख रखा है उस बच्चे ने। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात। पहली बात यह है कि आर्डोर एडुडेंट एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जो नेट की जो तैयारी है उसकी एक साथ करवा रहा है। हम सब्जेक्टिव के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। अब तक ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है या फिर कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं है जो फ्री में आपके लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाता हूं। सब लोग 2 या 3 क्लास देते हैं और उसके बाद उसको पेड या प्राइवेट कर देते हैं, या फिर अपना जो एक ऐप बना लेते हैं उसके ऊपर बुलाकर आप लोगों से पैसे लेते हैं कि कोर्स के नाम पर। लेकिन आर्डोर एडुडेंट ऐसा कुछ नहीं कर रहा। आर्डोर एडुडेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा कोर्स आपको फ्री पढ़ाने वाला है, और सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं। आर्डोर एडुडेंट अब आपको बोटनी और जूलॉजी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसके अंदर आपके लिए जो रैपिड रिवीजन कोर्स मात्र 30 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करवाएगा। और वहां भी ऐसे ही होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी आप लोगों की करवाई जाएगी। आप हमसे जुड़ सकते हैं। आर्डोर एडुडेंट हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां भी आप जुड़ सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक किसी ज्योग्राफी से पर्टिकुलर आपको वीडियो चाहिए या फिर उसके रिगार्डिंग डिटेल चाहिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम मॉडल आंसर शेयर किए थे, और जो मॉडल आंसर थे वो ज्योग्राफी के हिसाब से थे। जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा वहां से आप बहुत सारा आइडिया ले सकते हो कि कैसे वो क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं। मैं आपको इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि वहां से जब आप मॉडल आंसर देखोगे
तो आपको बहुत सारी चीजों का पता लग जाएगा कि हाँ हमें कुछ चीजें आती हैं या कुछ चीजें जो आती नहीं थी वो हमें पता लगे। और जो दूसरा चैनल है हमारा टेलीग्राम के अंदर ही आर्डोर एडुडेन ज्योग्राफी नाम से, उसके अंदर आपको एक लिंक मिलेगा जहां आप अपने जो साथी हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी ही कर रहे हैं, उनके साथ अपनी जो तैयारी है उसके साथ डिस्कशन कर सकते हो, वहीं पर कर सकते हो, कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है। और उसी के साथ आप वहां अपना जो मॉडल आंसर है सब्जेक्टिव पेपर के लिए आप अपना मॉडल आंसर वहां भेज सकते हो। ये सारी डिटेल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आर्डोर एडुडेन की जो फ्री सेवाएं हैं वो सब तक पहुंच जाए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हरियाणा के अंदर भी है और सेम डेट पर, जैसे ज्योग्राफी का जो एग्जाम है वो 8 जून को है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर वही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 1 जून को भी है। और इन सब डेटों में भी यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो भी यही होता है, यानी कहीं ना कहीं वो भी जून या फिर जुलाई तक होगा। तो आप देख सकते हो जब आप इसमें देखोगे तो तीनों पेपर एक साथ हो रहे हैं। और हमें यह भी पता लगा कहीं से कि शायद जून के अंदर जो DSSB जिसके अंदर ज्योग्राफी की भर्तियां भी है, जो पीजीटी ज्योग्राफी है, वहां भी आपको ये सारी क्लासेस काम आएंगी। अब आप देखिए एक पर्टिकुलर मात्र 75 वीडियोस के अंदर आपका पूरा सिलेबस हो रहा है, बेसिक्स टू एडवांस हो रहा है। हम कोई गुमराह नहीं कर रहे, आपको हर चीज बता के चल रहे हैं। पहले हम बेसिक करवाते हैं, फिर उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ उसकी जो अन्य डिटेल है या फिर किसी स्कॉलर से रिलेटेड कोई डिटेल है वो हम करवाते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपके लिए आर्डोर एडुडेन पर लेकर आए। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी एक मोरल जो बूस्ट है वो मिल पाए। अब शुरुआत करते हैं इस क्लास की। कल हमने जो क्लास थी उसकी शुरुआत कर दी थी और उसमें भी जो ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमने शुरुआत की थी, जो जैलन ने इसका नाम दिया था जियोपॉलिटिक्स, उसके ऊपर हमने कल शुरुआत कर दी थी कि रेटजेल आया, रेटजेल ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी की शुरुआत की। उसके बाद उसी का जो स्टूडेंट है वो जैलन है और जैलन ने जियोपॉलिटिक्स नाम का वर्ड दिया और जो जैलन था वो स्वीडिश ज्योग्राफर था। अब बात आती है लैमस्ट्रम। लैमस्ट्रम जो वर्ड था वो रेटजेल ने दिया था और इसका मतलब है लिविंग स्पेस और लिविंग स्पेस का मतलब है ऑर्गेनिक स्टेट। अब ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब क्या है कि एक रेगुलर वे में किसी स्टेट या नेशन का डेवलपमेंट होना। अब जैसे इंडिया आप लगा लो, इंडिया के अंदर अगर हम माने तो जो पॉपुलेशन है वो ऑर्गेनिकली बढ़ रही है, क्योंकि वहां की जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो पॉपुलेशन से मैच कर पा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो ये रीजन है यहां पर रहना चाहते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू जो अफ्रीकन कंट्रीज है। तो ये ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब होता है जहां पर जो कंडीशंस है आपके लिए वाइबल हो। ये था रेटजेल और जैलन। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिचर्ड हार्शोन। जो रिचर्ड हार्शोन है उसने नेचर ऑफ ज्योग्राफी नाम की बुक लिखी। नेचर ऑफ ज्योग्राफी नाम की बुक लिखी, द पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखी, जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री, ऐसा है स्टेट बाउंड्री। अब स्टेट बाउंड्री कौन कौन सी होती हैं? जो वही स्टेट बाउंड्रीज हैं जो एंटीसीडेंट बाउंड्रीज होती है। देखो अब बाउंड्री जो है एंटीसीडेंट बाउंड्री, उसके बाद आता है सबसीक्वेंट बाउंड्री, उसके बाद सुपर इंपोज्ड बाउंड्री एंड देन रेलिक बाउंड्री। अब आप देखो इन चारों बाउंड्रियों में क्या डिफरेंस है। एंटीसीडेंट बाउंड्री का मतलब होता है किसी नेचर के द्वारा, यानी
अगर वहां कुछ बाउंड्री पर माउंटेन है, रिवर है, लेक्स है, तो आप उसको एंटीसीडेंट बाउंड्री मान सकते हो। जैसे जो कनाडा और अमेरिका है, यूएस है और कनाडा है, वो एंटीसीडेंट बाउंड्री का पार्ट है। रीजन, वहां पर जो ग्रेट लेक्स है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो ग्रेट लेक्स है वो कौन कौन सी। ग्रेट लेक्स, इन ग्रेट लेक्स में 5 लेक होती है, HOMES। अब इन लेक्स में, क्योंकि यही जो लेक्स है, पांचों लेक, होम्यो, एरिज, मिजो, ऐसा कुछ नाम है, मैं उसको कल बता दूंगा आपको, ठीक है। इसका सुपीरियर लेक है, ये मुझे पता है। और ये सारी लेक बाउंड्री बनाती है इंडिया और कनाडा के बीच में, सॉरी यूएस और कनाडा के बीच में। तो इन सब लेक को आप ये मान सकते हो कि एंटीसीडेंट बाउंड्री का काम करता है। अब जी जो पीछे आते हैं, पीछे आने के जब हम उसके बाद बात करते हैं सबसीक्वेंट बाउंड्री, जो कल्चर के बेस पर, जो हमने कल्चर के बेस पर हमने बाउंड्री का डिवीजन किया है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की हमने शुरुआत आज ही की है। अगर किसी बच्चे को अगर ये डाउट है कि हमने पहले भी शुरुआत की है, वो ऐसा नहीं है, आज ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी की शुरुआत की है। और अगर किसी बच्चे को ज्योग्राफिकल थॉट्स करने हैं तो वो हमारे आर्डोर एडुडेंट की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाएगा और उसको वो सारा डाटा वहां मिल जाएगा। अदरवाइज वो लाइव सेक्शन में जाके भी ये सारी बातें सर्च कर सकता है कि हाँ ज्योग्राफिकल जो थॉट्स की वीडियो है वो हमने करवाई। और जब आपने ज्योग्राफिकल थॉट्स आर्डोर एडुडेंट से कर लिए तो मैं 99.99% आपसे दावे के साथ ये कह सकता हूं, उसके बाद थॉट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक एक वीडियो एक दिन रोज देखिए, ना कि 8 वीडियो हैं, 8 के दिन एक ही दिन में सारी की सारी वीडियो देख दे, ऐसा नहीं है। अगर आप एक एक वीडियो रोज देखोगे तो आपको डेफिनेटली पूरा सिलेबस हो जाएगा। अब हमारा सब्सिक्वेंट बाउंड्री के ऊपर बात, कल्चर के बेसिस पर। कल्चर कैसे, अब इंडिया पाकिस्तान है, उनका जो कल्चर है वो मुस्लिम और हिंदूज के बेसिस पर उसको बांट दिया गया था। जैसे इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री है, तो वो अगर कल्चर के बेस पर ऐसा होता है तो उसको आप बोल सकते हो कि सबसिक्वेंट बाउंड्री है। उसी बाउंड्री के अंदर सुपर इंपोज बाउंड्री। अब सुपर इंपोज बाउंड्री क्या हुई? सुपर इंपोज बाउंड्री का मतलब है किसी थर्ड पर्सन ने आकर, जैसे रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ये जो लाइंस हैं जो किसी तीसरे बंदे ने आकर 2 देशों का बंटवारा किया है, उसको बोला जाता है सुपर इंपोज्ड बाउंड्री। आप उसको समझ सकते हो, उस वर्ड का नाम सुपर इंपोज्ड, मतलब किसी तीसरे बंदे के द्वारा थोपी हुई बाउंड्री, दैट इज नोन एज सुपर इंपोज्ड बाउंड्री। अब जो लास्ट था हमारा, फोर्थ जो बाउंड्री की टाइप थी वो रिलिक बाउंड्री थी। अब रिलिक बाउंड्री क्या होता है भाई? रिलिक बाउंड्री को हम समझ लेते हैं कि जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, पहले इंडिया और सॉरी चाइना और मंगोलिया के बीच में बाउंड्री हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन इसके कहीं ज्यादा दूर तक चाइना की बाउंड्री फैली हुई है। मतलब पिछले जमाने में, मतलब पिछले कुछ सालों में उस एरिया को बाउंड्री माना जाता था, लेकिन आज के दिन उसको बाउंड्री नहीं माना जाता, तो इसे बोला जाता है रिलिक बाउंड्री। सिर्फ दफ्तर के और कागज के बीच में इसका नाम रह गया। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे दिल्ली सल्तनत थी, जो दिल्ली सल्तनत का एरिया अफगानिस्तान तक था और नीचे जो एरिया था वो डेक्कन प्लेटू तक था, लेकिन जो लास्ट जो तमिलनाडु और केरल का एरिया है वहां तक दिल्ली सल्तनत नहीं थी। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो कि दिल्ली सल्तनत जो भारत तो बन गया, लेकिन जो नीचे का जो एरिया है वो हमारा आज भी पार्ट है। तो जो दिल्ली सल्तनत की जो बाउंड्री थी वो इंडिया के लिए एज ए रिलिक बाउंड्री का काम करती है। दूसरी बात, अब हमने किया कि बाउंड्री किस प्रकार की होती है।
लेकिन बाउंड्री और जो फ्रंटियर्स है उनके बीच में क्या फर्क है और क्या बाउंड्री और जो फ्रंटियर है वो क्या होते हैं, वो मैं आपको आगे करवाऊंगा। इसी वीडियो के अंदर आपको जो सारी की सारी डिटेल है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, जो बेसिक कोर्स होता है, वो सारी की सारी आज ही करवा दी जाएगी। उसके बाद मैकेंडर और रीमलैंड की थ्योरी बचती है, अगर टाइम रहता है तो आज ही करवा देंगे, अदरवाइज उसको कल हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसके अंदर बात करते हैं, जब हम बात कर रहे थे रिस्टोफन की, सॉरी हार्टशॉन की, हार्टशॉन ने ये 2 बुक लिखी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इसकी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये तो आपसे मैंने ज्योग्राफिकल थॉट्स के बारे में भी पूछा था। और रिस्टोफन हार्टशॉन जो है, सेफर हार्टशॉन डिबेट के नाम से इस बंदे का नाम प्रसिद्ध है, और इसने ही एरियल डिफरेंशिएशन का वर्ड दिया था। वही एरियल डिफरेंशिएशन जो इडियोग्राफिक टर्म है जो हैटनर ने जो दी थी उसका काम करता है। और इडियोग्राफिक हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिलोंग करता है रीजनल ज्योग्राफी से। अब आप देखिए कि कहां हम हार्टशॉन पे थे और कहां पर हम रीजनल ज्योग्राफी पे आ गए। और रीजनल ज्योग्राफी के जो फादर थे उसको बोला जाता है स्ट्रैबो। और इसी के अंदर जो रीजनल ज्योग्राफी है वहां आपने नाम भी सुना होगा, कार्ल रिटर और हैटनर, रेटजेल। जो वही बंदा रेटजेल जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आज हमने शुरुआत की थी, जिसको फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। अब आप देखिए कहां से दोबारा हम यहां पर आ गए, दोबारा से रेटजेल पर आ गए। अब आप ऐसे ज्योग्राफी को इंटर रिलेट कर पाओगे। अगला जो क्वेश्चन है वो अल्फ्रेड महान की थ्योरी है। अल्फ्रेड महान ने 1840 और 1914 तक का पूरा टाइम था इसका, यानी 1840 में इसका जन्म हुआ था और अमेरिकन था। अमेरिका जो है वो कभी से ये सोचता है कि हम अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस था वो ये था कि सी पावर ज्यादा डोमिनेट करती है, जिसके पास सी पावर है वो हर जगह राज कर सकता है, ऐसा अल्फ्रेड महान का मानना था। और इसी के अल्फ्रेड महान का ही बाद में जो कंक्लूजन आता है वो मैकेंडर ने दिया। जो मैकेंडर की जो थ्योरी थी, हार्टलैंड की थ्योरी, वो भी करवाऊंगा, लेकिन आप यहां समझ लीजिए कि इसने इस एरिया को, जो सी पावर एरिया था, उसको ये बताया कि जिसके पास सी पावर है वो सब कुछ है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है। प्रमोटेड सेंट्रल ईस्ट पेट्रोल रीजन। अब देखिए सेंट्रल ईस्ट जो रीजन है, यानी जो आज का जो अरब का जो रीजन है, और जैसे अब मान सकते हो जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान, ये वाला जो रीजन है जिसके पास पेट्रोल, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसका कहना था। और जो थ्योरी है इसकी, जो इसकी बुक थी वो है द लाइफ ऑफ नेल्सन। बुक याद रखना किससे रिलेटेड थी, 3 बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अल्फ्रेड महान की थ्योरी थी, अमेरिकन था सबसे पहली बात, सी पावर को डोमिनेशन बताया कि जो सी पावर पर कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड पर राज करेगा। और तीसरा जो रीजन था द लाइफ ऑफ नेल्सन। अगर आपको ये बात याद रहती है या नहीं रहती, प्रमोटेड सेंट्रल ईस्ट पेट्रोल रीजन, ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं, आप याद कर भी सकते हो, पेपर में लिख भी सकते हो, लेकिन ये बात अगर याद ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो इसकी बुक है द लाइफ ऑफ नेल्सन, ये आपको याद रहनी चाहिए। देन अगला है डी सवर्स्की, ये भी अमेरिकन था। अब आप देखो कि जन्म तो हुआ है स्वीडिश से, जिसने जियोपॉलिटिक्स नाम का वर्ड दिया। रेटजेल जो था वो जर्मन था, लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिक्स के अंदर डेवलपमेंट देख रहे हो तो वो अमेरिकन हैं, जो डी सवर्स्की थे। इसने 1942 में, एक मिनट भैया, इस बंदे ने 1942 में इसको एयर पावर को बताया। अब देखो हमारे पास 4 थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। सबसे पहली जो थ्योरी है अल्फ्रेड महान की थ्योरी, जिसने जो सी पावर है उसको डोमिनेशन में बताया। उसके बाद बात आता है हार्टलैंड की, मैकेंडर की थ्योरी। इस मैकेंडर की थ्योरी में हमें यह पता लगता है कि जो लैंड पावर है वो सुप्रीम है। उसके बाद अगर हम जो स्पाइक्समैन की थ्योरी है,
स्पाइक्समैन यानी रिमलैंड की थ्योरी है, उसमें यह पता लगता है कि जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरिया है जो वो डोमिनेट करते हैं। और वहीं जब लास्ट जो थ्योरी है, जो सेवर्स्की की थ्योरी है, सेवर्स्की की थ्योरी है, वो कहती है कि जिसके पास एयर है, एयर पावर है, वो सुप्रीम है। अब चार थ्योरी आपको याद रखनी है, इन दोनों थ्योरी को हम डिटेल में करेंगे। इनके बारे में आपको सिर्फ ये मात्र पॉइंट पता होने चाहिए कि कौन से ने क्या बात कही है। ये 1942 का आई, इसका जो अल्फ्रेड महान है ये 1890s की बात है। ये 1904 में पहली बार पोवेट एरिया जो था उसके बारे में बताया, और जो स्पाइक्समैन था उसने 1939, शायद इसका जो एरिया है वो मैं जो ईयर है वो मैं आपको कंफर्म करके दोबारा बता दूंगा, लेकिन आई थिंक 1939 ही, क्योंकि इसके बाद 1942 या 3 में जब हार्टलैंड का दोबारा से रिवीजन होता है, जहां वो वर्ड देता है वर्ल्ड आइलैंड, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन आपको अल्फ्रेड मान सी पावर, हार्टलैंड लैंड पावर, स्पाइक्समैन कोस्टल एरिया सुप्रीम, एंड देन सेवर्स्की का जो एरिया है वो एयर पावर सुप्रीम, ये चारों पॉइंट आपको जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब आप देखिए, जब तक मैं इसको रफ करता हूं तो आप इसको देख लीजिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, इसी के अंदर एयर पावर है वो जो की टू सर्वाइवल, ये इसकी बुक है और उसकी थीम है ये उस बुक की। देन अगला है बोमन, 1876 से 1950 में अमेरिकन है, बुक का नाम है न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन द पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बुक का नाम है न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्पाइक्समैन, स्पाइक्समैन की जो थ्योरी है वो मैंने आपको बताया रिमलैंड की थ्योरी है, और यही रिमलैंड की थ्योरी इस बंदे ने ज्योग्राफी ऑफ द पीस अमेरिकन स्ट्रेटजी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस बुक में लिखी थी। हार्टलैंड और रिमलैंड की जो एक प्रकार की डिबेट है, वही डिबेट जैसे सेफर हार्टशॉन डिबेट हुई थी। जो सेफर था वो कह रहा था कि जनरल ज्योग्राफी सब कुछ है, और जो हार्टशॉन था वो कह रहा था कि नहीं, रीजनल ज्योग्राफी ही सुप्रीम पावर है। उसी प्रकार हार्टलैंड और रिमलैंड मतलब मैकेंडल और स्पाइक्समैन के बीच में लड़ाई हुई, और वही लड़ाई जो एक बताती है कि लैंड पावर सुप्रीम है, और एक कहता है कि जो कोस्टल एरिया है जिसके समुंदर लगता है वो एरिया सुप्रीम है। देन अगला है विटलसे, इस बंदे ने विटलसे ने 1995 से ये तो बुक लिखी द अर्थ एंड द स्टेट, ये भी अमेरिकन था। और विटलसे की क्लासिफिकेशन आप एग्रीकल्चर एरिया है वहां आप देखते हो कि किस प्रकार की जो फार्मिंग है वो आपको दिखती है। जहां तक मैं इस बात को कहता हूं कि ये कंफर्म है कि इसने एग्रीकल्चर के ऊपर ही बात की है, ठीक है। एक वॉन थुनन का मॉडल आएगा, ठीक है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, वेबर का मॉडल, वो सारे मॉडल आपको करवाऊंगा। जो जो मॉडल इंपॉर्टेंट होगा वो आपके लिए हम आर्डोर एडुडेंट पर 100% आपके लिए लेकर आएंगे। बस आपका स्पोर्ट बना रहना चाहिए, आपका स्पोर्ट होगा तो ये क्लास भी पूरी होगी और इसमें पूरा का पूरा ज्योग्राफी का कोर्स वो कंप्लीट होगा। एंड देन लास्ट के जब 15 दिन आपके एग्जाम के रह जाएंगे, मतलब 15 मई से 31 मई, उस बीच इन 15 दिन में आपके लिए रोज 1 घंटे से ऊपर, मतलब लगभग 1 से 2 घंटे की रिवीजन बैच, जिसके अंदर हम 1 बाय 1 पहले दिन करेंगे थॉट्स, फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ऐसे करके 15 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज करवाएंगे। लेकिन उससे आपका जो सपोर्ट है वो बना रहना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमें मोरल सपोर्ट मिले। जब तक आप लाइक, शेयर और कमेंट नहीं करोगे हमें उस मोरल सपोर्ट का नहीं पता चलेगा। हमारे लिए यही हथियार है कि आप अगर कमेंट करोगे तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो बच्चा जो फीस देकर पढ़ नहीं सकता उसके लिए एक सुनहरा मौका है, वो बैठिए और हमारी क्लास अटेंड करिए ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज। ज्योग्राफी बहुत आसान सब्जेक्ट है, दोबारा मैं फिर से कह रहा हूं मैं, और ये बात इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि मैंने ज्योग्राफी को बहुत नजदीक से देखा है। जिस बच्चे ने जेएनयू तक पढ़ाई कर रखी, जेएनयू में एमएससी कर रखी है, वो भी हमारे मतलब कंसल्टेशन में है, और वो कहते हैं कि जो ज्योग्राफी का लेवल आप लोगों का है, जो आर्डोर एडुडेंट की जो फैकल्टी है उसके पास जो ज्योग्राफी का लेवल है, और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनका बहुत अच्छा लेवल है। आप ज्यादा से ज्यादा हमसे पढ़िए और इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका जो सिलेक्शन रेट है वो ज्यादा से ज्यादा हमें मिल पाए। एक बच्चे का कमेंट आया कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, और अगर आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये तो है ही, लेकिन एक बच्चे का नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर कोई लगभग 75 क्लास है हमारी, अगर वो 75 की 75 क्लास अटेंड कर लेता है और वो कोई रिवीजन नहीं करता बाद में, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि उसका सिलेबस यही हो जाएगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी गारंटी कोई नहीं लेता। बस आप पढ़िए उस क्लास को, जो बातें कही हैं उसको याद रखिए। आगे चलते हैं फिर से। हमने विटलसे का क्लासिफिकेशन बता दिया। देन अगला है स्टीफन जोन्स। जो स्टीफन जोन्स था ये भी अमेरिकन था। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड द ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड अफेयर्स। अब इस स्टीफन जोन्स के 3 स्टूडेंट थे, पहला विटलसे, फिर हार्टशॉन और फिर गोड्समैन, जीन गोड्समैन, रिचर्ड हार्टशॉन। ये तो वही हार्टशॉन है जो सेफर हार्टशॉन डिबेट वाला है, ये एग्रीकल्चर वाला है। जीन गोड्समैन का नाम आप लोगों ने कहां सुना है, और क्यों इसको हम जियोपॉलिटिक्स के साथ इंटर रिलेट कर रहे हैं, आप हमें कमेंट में बताएं। अब आप देखो, ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है मूडी। ये जो बंदा था मूडी, इसने ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स एक बुक लिखी, ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स। इस बुक का मतलब क्या है कि जो पॉलिटिक्स हमारे देश में चल रही है, हमारी दुनिया में चल रही है, उसके पीछे ज्योग्राफी क्या कहती है, ये तो इस बुक का नाम था। मूडी ने बुक तो लिख दी, लेकिन इसी मूडी ने एक, जो हम बता रहे हैं आपको, फ्रंटियर और बाउंड्री का जो डिफरेंस है वो इस बंदे ने बताया कि फ्रंटियर और बाउंड्री होती क्या। 4 डिफरेंस इसने बताए थे, मैं आपको बताऊंगा वो सारे डिफरेंस भी, लेकिन आप ये जान लीजिए कि 4 जो डिफरेंस थे वो किसने एक्सप्लेन किए थे। और आपसे पूछे जाते हैं, वो बोलेगा विच ऑफ द पॉइंट द मूडी हैज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्रंटियर एंड द बाउंड्री। और 4 पॉइंट में वो अलग अलग कंपैरिजन दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं। आपको वो सारे पॉइंट याद करने हैं। जैसे एक पॉइंट है सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। अब जो सेंट्रीफ्यूगल है उसको तो आप फ्रंटियर बोलते हो, और जो सेंट्रीपिटल है उसको आप बाउंड्री बोलते हो। ये होता है आपको अंडरस्टैंडिंग का लेवल। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसके ऊपर चलते हैं, जल्दी जल्दी इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। कोहन, जो कोहन था ये अमेरिकन था ये भी, और इस बंदे ने जियोपॉलिटिक्स रीजन बताए, 10 जियोपॉलिटिक्स रीजन पूरे वर्ल्ड के। बस आपको इतने ही याद करने हैं। मैंने भी ट्राई किया था कि ये कौन कौन से होने चाहिए, लेकिन इसकी एक पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं दे रखी कहीं भी। अगर आपको मिल जाए तो हमें भी शेयर कर सकते हो, दैट्स। लेकिन जो 10 रीजन थे, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इसने 10 रीजन्स में जो पूरा वर्ल्ड था, जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड था, उसको बांटा है। देन अगला है मैकेंडर। भाई मैकेंडर के बारे में हम अभी भी पढ़ेंगे और बाद में जो थ्योरी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम ये जान लेते हैं कि जो मैकेंडर है उसने क्या क्या बातें कही। अगर मैकेंडर की हम बात करते हैं, द राउंड वर्ल्ड एंड द मीनिंग ऑफ द पीस, सबसे पहला ये हुआ ज्योग्राफिकल पोवेट ऑफ हिस्ट्री 1904। अब आप देखो, सबसे पहले यहां उसने पोवेट एरिया बताया। अब यहीं पर हम एक्सप्लेन करते हैं पहले। टाइम थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन आपको जो मैप है वो बनाना आना चाहिए।
ये भाई पूरा वर्ल्ड मैप, अगर मैं आपको बता दूं तो इस वर्ल्ड मैप में आप जब आप देखोगे तो ये जो एरिया है इसने इसको पोवर्टी एरिया बताया, और इसलिए बताया यहां भी माउंटेन, यहां भी हिमालय माउंटेन, और यहां जो है जो यूराल माउंटेन्स है जो रशिया और यूरोप के बीच में है, उसके बीच का जो एरिया है उसको मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया बताया। और जो ये जो साइड है ये आइस से ढकी हुई है, बर्फ से ढकी हुई है, तो इस एरिया को मोस्ट इंपोर्टेंट बताया। और इसके जो साथ लगते वाला एरिया है उसको बोला गया, दूसरा पेन ले लेते हैं हम एक बार, इसको बोला गया इनर क्रिसेंट, अर्धचंद्राकार आधा चांद जो अंदर वाला है। एंड देन लास्ट जो एरिया था, ये जो एरिया था मतलब ये नीचे का एरिया, सॉरी पूरा, इसको बोला गया आउटर क्रिसेंट, आउटर क्रिसेंट। ये तो 1904 की थ्योरी, इसमें इतना ही है। अगर बात जब 1919 की आती है, जो थ्योरी आती है डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी 1919, इस थ्योरी में क्या कहता है, ये इस थ्योरी में ये कहता है कि जो इस एरिया को, जो पोवेट एरिया था, इस एरिया को हम अब नाम बदल देते हैं हार्टलैंड। हार्टलैंड मोस्ट इंपोर्टेंट लैंड बता दिया पोवेट एरिया को, और इसका जो एरिया वो थोड़ा चेंज कर दिया, नीचे से भी बढ़ा दिया, इधर से भी बढ़ा दिया और इधर से बढ़ा दिया। जो सर्बिया का जो रीजन, जो यूरोप का जो रीजन है, सॉरी रशिया का जो रीजन है, आज का जो रशिया है उसको पोवेट एरिया बताया था। और वही जो आज जो मंगोलिया है, चाइना है, ये वो एरिया है, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस एरिया को भी ऐड कर दिया गया और उसको थोड़ा सा बढ़ाकर इसको हार्टलैंड बता दिया गया। और जो इस एरिया को, मतलब जो ब्लैक सी है, जो आज के दिन रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसके साथ इसको जोड़ दिया गया। तो हार्टलैंड का एरिया बढ़ गया तो कहीं ना कहीं इनर क्रिसेंट और आउटर क्रिसेंट का एरिया बढ़ेगा। तो आउटर क्रिसेंट जो एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया तक चला गया, ठीक है। अब आउटर क्रिसेंट बढ़ा दिया, इनर क्रिसेंट भी बढ़ गया, तो इसके अंदर ये एरिया भी जो इसके लगता एरिया है, जो मेडिटेरियन सी के लगता एरिया है अफ्रीका का, वो भी आने लगा। तो कहीं ना कहीं जो आउटर क्रिसेंट है वो बढ़ गई। और यहीं पर उसने बात की थी, अगर कोई यूरोप के साथ, मतलब हार्टलैंड से कंपीट कर लेगा, हार्टलैंड को जीत लेगा, वो पूरे यूरोप को जीत लेगा। और ऐसी कुछ बात की थी कि जिसने हार्टलैंड जीत लिया उसने पूरे वर्ल्ड को जीत लिया। वो एग्जैक्टली वो बात मैं आगे बताऊंगा, लेकिन वो मुझे पूरे तरीके से वो जो सही करेक्शन है उस पॉइंट की याद नहीं है, आई एम सॉरी। लेकिन ये जरूर पता है उसने ये बात ऐसी कही थी कि जिसको उसने यूरोप को जीत लिया उसने हार्टलैंड को जीत लिया, ऐसा कुछ बातें, ठीक है। अब आप देखोगे ये है हार्टलैंड और रिमलैंड। लेकिन जब 1943 का समय आता है तो उसको कुछ बातें याद आती हैं कि नहीं, एयर पावर भी कुछ होता है। जो सवर्स्की का जो कंसेप्ट था वहां 1942 में, तो उसने इस एरिया को, वर्ल्ड आइलैंड बताया, वर्ल्ड आइलैंड, ठीक है। इस वर्ल्ड आइलैंड को इंपोर्टेंट पार्ट बताया, और वही जो हार्टलैंड का एरिया था उसको दोबारा से थोड़ा सा कम कर दिया। ये तो थ्योरी थी हार्टलैंड की जो मैकेंडर ने दी थी, उसमें तीनों चेंज आ गई, पोवेट एरिया, वर्ल्ड आइलैंड। देखो सबसे पहले 1904 में पोवेट एरिया, 1919 में पोवेट एरिया को बदलकर हार्टलैंड जोड़ दिया। अब 1943 का जब एरिया आया तो हार्टलैंड के साथ साथ उसको वर्ल्ड आइलैंड में भी जोड़ दिया, और वर्ल्ड आइलैंड अब एक अलग नया पार्ट बन गया, जो इसको आप वर्ल्ड आइलैंड बोल रहे हो। अब दुनिया के पास दो पॉइंट है, दो बिंदु है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं एज पर मैकेंडर, एक तो वर्ल्ड आइलैंड और एक मैकेंडर का जो हार्टलैंड एरिया।
ये तो थ्योरी हार्टलैंड की। और जो आउटर क्रिसेंट है हार्टलैंड के अंदर ही, वो है स्पाइक्समैन की थ्योरी, जिसको आप रिमलैंड भी बोलते हो। जो एरिया, जो कोस्टल एरिया है, जिसके पास पेट्रोल और डीजल के जो कुएं हैं, वो जो एरिया है उसको इंपॉर्टेंट बताते हुए, क्योंकि वो एरिया अगर किसी के पास होगा तो वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है ऑन द बेस ऑफ एनर्जी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हार्टलैंड और रिमलैंड दोनों एक प्रकार की थ्योरी है। अब इस बंदे ने क्या क्या दिया, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी पावर के बारे में बताया, ज्योग्राफी एंड द हिस्ट्री 1905 के बारे में बताया। ये सारी इसकी बुक्स है जो आपको याद करनी, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई बंदा है तो वो हार्टलैंड वाला है। अगर मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे को हार्टलैंड और रिमलैंड नहीं समझ में आया है तो वो मुझे बताएं। अगर जो भी हो सकेगा मैं आपको दोबारा अगली क्लास में, जब हमारी लाइव क्लास होगी, तो वहां मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हार्टलैंड और रिमलैंड में क्या फर्क होता है। देन अगला है होर्शोफर, जर्मन है, पावर ऑफ बिफोर वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर, इस बारे में बुक लिखी, जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन। अब देखियो, अब इस बंदे ने इंडियन पॉलिटिक्स की, जो इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स थी, उसके बारे में लिखना और बताया कि क्या वैल्यू होती है इंडियन ओशन की। आइडिया ऑफ जेलन एक्सप्लेन अबाउट एक्सपेंडेड बाय होर्शोफर, जो जेलन का जो आइडिया था जियोपॉलिटिक्स का, वो इसने एक्सपेंड किया। रीएमर्जेंस ऑफ द जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर, क्रिटिसाइज द फ्रेंच, ओशो होवन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए। अब ये पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, इस बंदे ने किसको क्रिटिसाइज किया, वो था ओश होवन। दूसरी बात, जेलन का आइडिया था जो जियोपॉलिटिक्स था, उसको और आगे बढ़ाया, ठीक है। देन जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, ये एक इंपॉर्टेंट बुक इसकी है। इंडियन ओशन आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है अगर मैं आपको बताऊं, और उसका रीजन है ट्रेड। इस एरिया के अंदर वर्ल्ड का 80% जो ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओशन से होकर जाता है। क्योंकि आप देखोगे तो जैसे जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो अरब कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे इंडियन ओशियंस में हैं, और इनके पास जो तेल के जो भंडार है वो बहुत ज्यादा है। तो यहां से जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन होकर जाता है। इसी वजह से सब लोग चाहते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टेंस है इंडियन ओशन के अंदर बनी रहनी चाहिए। देन अगला है पॉल रिस्पॉन। इस बंदे ने स्टेट जो बाउंड्री थी उसके बारे में बताया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में बताया। ये सी नहीं है भैया। नॉर्थ साउथ अमेरिका, यूएस के बारे में जो रिलेशन था उसको बताया, यूरोप और अफ्रीका में जर्मनी लैंड को बताया, और मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया में जापान का जो इन्फ्लुएंस था उसके बारे में बताया, ठीक है। देन अगला है रोजर कैस्पर्सन, जो सिस्टमैटिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी के ऊपर बात करता है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, सिस्टम एनालिसिस का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया? सिस्टम एनालिसिस का कंसेप्ट किस बंदे ने दिया? कमेंट में इसका आंसर अगर आप दोगे तो ये मान लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर चल रही है। टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट, क्वेश्चन आज के लिए आप लिख सकते हो यहीं पर। What is the value of time and space in geography? How time and space concept develop after quantitative revolution और 1960s? आप इसका आंसर सुन लीजिए, आप लिखोगे, हमें भेजोगे,
आंसर क्या है? सबसे पहले टाइम एंड स्पेस की वैल्यू नहीं लिखनी, सबसे पहले आप टाइम एंड स्पेस को डिफाइन करोगे। टाइम एंड स्पेस हैगरस्टैंड ने दिया, और टाइम एंड स्पेस की जो वैल्यू है वो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन या फिर 1960 के बाद इसलिए शुरुआत होती है क्योंकि वहीं से क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और उसके बाद जो टाइम एंड स्पेस है उसके ऊपर बात होना शुरू होती है, और वहीं से टाइम और स्पेस इन दोनों की जो वैल्यू है वो निकलना चालू होती है, ये बात। दूसरा बात, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम एंड स्पेस इन ज्योग्राफी? तो यहां आप लिखोगे जियोपॉलिटिक्स, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इन सब का टाइम एंड स्पेस से क्या इंफ्लुएंस है वो सारी बातें आप लिखोगे। आंसर बहुत आसान रहने वाला है, लेकिन आपके पास पॉइंट होने चाहिए। दूसरी बात, आपको यहां इस क्वेश्चन के अंदर जितने ज्यादा इनसे रिलेटेड जो भी आप ज्योग्राफिकल स्कॉलर्स हैं, जो ज्योग्राफर्स हैं, उनके नाम डाल सकते हो वो आप डालिए, आपको रिव्यू मिलेगा, 100% मिलेगा। और जो बच्चे यहां लिख रहे हैं उसको रिव्यू मिलता भी, उन सब से आप पूछ सकते हो। वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आर्डोर एडुडेन ज्योग्राफी नाम का जो चैनल है, वहां आपको लिंक मिलेगा, और डिस्कशन ग्रुप में जब जाओगे तो सब चीज आपको वहां मिलेगी। नेक्स्ट जो बात है, एनआईजी पोन्स जो पॉलिटिकल ज्योग्राफर था, लेकिन इससे पहले हम जो बाउंड्री और फ्रंटियर का जो कंसेप्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। जब हम फ्रंटियर और बाउंड्री की बात करेंगे, इसके ऊपर सबसे पहले बात की थी रेटजेल ने। रेटजेल ने कहा था कि जो फ्रंटियर है वो वास्तविकता है, लेकिन जो बाउंड्री है वो वास्तविकता नहीं है, वो वास्तविकता से कहीं परे है। लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट्स आए कि क्या हम जो फ्रंटियर और बाउंड्री का जो कंसेप्ट है उसको कैसे माने, किस प्रकार से हम जो डिवीजन है फ्रंटियर और बाउंड्री का वो हम मान सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहले अगर किसी ने डिफरेंस बताया फ्रंटियर और बाउंड्री के ऊपर, वो ही था ये क्रिस्टोफ। इस बंदे ने 3 प्रकार से फ्रंटियर और बाउंड्री को अलग अलग भागों में बांटने का काम किया। अब अलग अलग बांटने का मतलब कि फ्रंटियर की तो ये डेफिनेशन होगी और बाउंड्री की ये डेफिनेशन होगी। इसका कहने का मतलब ये था, क्योंकि आप लोगों के मुताबिक अगर कोई लाइन जाती है, यानी मान लीजिए जो रेड क्लिफ लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो एक प्रकार की बाउंड्री है। कल भी मैंने आपको कराया था कि एंटीसीडेंट बाउंड्री क्या होती है, सुपर इंपोज्ड बाउंड्री क्या होती है, और उसके बाद जो सब सीक्वेंट बाउंड्री है और रिलिक बाउंड्री है उसके बारे में आपको दोबारा आज फिर बता देता हूं। सबसे पहले सुपर इंपोज्ड बाउंड्री की बात करते हैं। सुपर इंपोज्ड बाउंड्री होती है कि तीसरा पर्सन आया और ये बांट दिया कि हाँ ये आपका एरिया है। जो आज के दिन आपको जो अफ्रीका का जो रीजन है वहां आप देखोगे, जो इजिप्ट का रीजन है, लीबिया, अंटोलिया, ऐसे ऐसे जो देश है जो नॉर्थ यूरोप अफ्रीका में पड़ते हैं, उसकी जो सीधी लाइन आपको मिलेगी उनके अंदर कोई ऐसा डिवीजन नहीं है, डिमार्केशन नहीं है, सीधी लाइन मैप पे रख के सीधी बांट दिया, इसको बोला जाता है सुपर इंपोज्ड। उसके बाद आता है सब सीक्वेंट। अब सब सीक्वेंट का मतलब होता है भैया कल्चर के बेस पर डिफरेंस। कल्चर यानी 2 कंट्री का एक जैसा कल्चर था, अब दोनों के बीच बंटवारा हो गया, एक कल्चर के लोग इधर रहने लगे और एक कल्चर के लोग इधर रहने लगे। यानी अब इसका एग्जाम्पल होता है इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो सब सीक्वेंट का एग्जाम्पल कहलाती है। अगर आपको यह पूछा जाए कि क्या इंडिया पाकिस्तान सुपर इंपोज्ड बाउंड्री भी कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का अगर किसी ने बंटवारा किया था वो रेड क्लिफ जो आदमी था उसने किया है, और उसने इंडिया पाकिस्तान को धक्के से 2 भागों में अलग किया था। एक आती है एंटीसीडेंट बाउंड्री। एंटीसीडेंट बाउंड्री का मतलब है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो एंटीसीडेंट बाउंड्री है यानी वहां से कोई नदी जा रही है, या वहां से कोई पहाड़ है, या फिर कोई लेक्स है, या फिर कोई नेचुरल टाइप से कोई बाउंड्री बन गई है, तो उसको आप बोल सकते हो कि एंटीसीडेंट बाउंड्री है। और इसका एग्जाम्पल आप लोगे तो
जो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका है, जिसमें 5 बड़ी लेक्स आती हैं नॉर्थ अमेरिका की, वो इंडिया सॉरी यूएस और कनाडा को 2 भागों में बांटने का काम करती है। देन लास्ट है रिलिक बाउंड्री। अब रिलिक बाउंड्री क्या होती है उसका मैं आपको बता देता हूं। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वहां तक थी जहां तक चाइना का एरिया आता था, लेकिन आज के दिन ग्रेट वॉल जो चाइना है वो सिर्फ एक हेरिटेज साइट बनकर रह गई है, क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद चाइना का बहुत बड़ा रीजन उसके बाद भी रहता है और जो मंगोलिया तक जाता है, क्योंकि पहले जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी वो चाइना और मंगोलिया के बीच में थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मंगोलिया का एरिया छोटा रह गया और चाइना का जो एरिया है वो बड़ा बन गया है। ये तो था हमारा अब तक का कि कल तक हमने क्या किया था। आज फ्रंटियर और बाउंड्री के बारे में हम जानते हैं। मैंने आपको बताया कि जो रेटजेल था उसने वास्तविकता के बारे में बताया कि जो फ्रंटियर है वो असल जिंदगी में वहां पर है, लेकिन जो बाउंड्री का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से बहुत दूर है। ये बातें रेटजेल ने की और इन्हीं सब बातों का यूज किया क्रिस्टोफ्स ने। क्रिस्टोफ ऐसा या CRIS। आप याद रखना क्योंकि वो पूछ लेता है कि इनमें से अगर 3 टाइप का जो डिवीजन क्रिस्टोफ्स ने दिया है इनमें से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है डिवीजन फ्रंटियर और बाउंड्री के बीच में। सबसे पहले अगर इसकी बात करते हैं तो फ्रंटियर को कहता है कि आउटर क्रिसेंट पर बात करता है, यानी हर टाइम बाहर जाने की बात करता है, और ये इनर के ऊपर बात करता है। इसका मतलब जो आपको जो समझ में आने वाला वो अब आएगा आउटर ओरिएंटेड और इनर ओरिएंटेड का। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है, जिससे आपको जो आउटर ओरिएंटेड है और इनर ओरिएंटेड भी समझना होगा। दोनों एक ही टाइप का एग्जांपल हो सकता है। पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। अब आपने कोई रस्सी घुमाई ऐसे, जिसपे जो फोर्स लगता है वो आउटर साइड की तरफ लगता है, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हो। मतलब आप ऐसे ऐसे कोई रस्सी घुमा रहे हो, इसके बाद इसके उस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। ये अंदर की तरफ आने की कोशिश नहीं करेगा, ये बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा अपने आप को, जिस फोर्स को आप बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल। याद रखना फ्यूगल है। तो उसी प्रकार हम फ्रंटियर के ऊपर बात करते हैं। फ्रंटियर चाहता है कि हमारा एरिया लगातार बढ़ता रहना चाहिए। जो कोर एरिया मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली से हमारा एरिया बहुत दूर तक रहना चाहिए। फ्रंटियर कहता है कि जो अगर हम इंडिया का नक्शे के ऊपर बात करें तो जो इंडिया का नक्शा है वो रशिया तक होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर की तरफ लगातार अपने अंदर एरिया जो है वो जोड़ने की कोशिश करता है। इसकी वजह से जो फ्रंटियर है वो कहलाता है आउटर ओरिएंटेड, मतलब बाहर जाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन बाउंड्री के अंदर ऐसा नहीं है। अगर हम बाउंड्री के बारे में बात करते हैं तो बाउंड्री बात करता है अपने अंदर खींचने की। अब अपने अंदर खींचने का मतलब, अपने अंदर खींचने का मतलब आप समझ सकते हो ऐसे, यानी जो बाउंड्री है वो अपने आप को उस एरिया तक सीमित करना चाहता है। यानी जो आज के दिन 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है बाउंड्री का, मतलब बाउंड्री ये कहता है कि 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही रहे, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। लेकिन फ्रंटियर कहता है कि नहीं, हमें 32 नहीं 64 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाहिए। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल है तो वो सेंट्रीपिटल है, ये आउटर ओरिएंटेड है तो ये इनर ओरिएंटेड है। अब दूसरी बात, हमने कहा कि जो ये है फ्रंटियर है वो आउटर ओरिएंटेड है और सेंट्रीफ्यूगल है।
वही जो तीसरा जो डिफरेंस इसने बताया, उसने बताया कि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब क्या है? वो उस एरिया को अपना एरिया मानता है, यानी वो जो बाहर का जो एरिया है वो उसको भी अपना मानता है। लेकिन जब हम बाउंड्री की बात करते हैं तो बाउंड्री के अंदर ऐसा नहीं। बाउंड्री क्या चाहता है? बाउंड्री उसको सेपरेट एरिया बनाता है। बाउंड्री उसको ये बोलता है कि ये आपका एरिया नहीं है। जो पाकिस्तान का जो एरिया है, अफगानिस्तान का जो एरिया है, चाइना का जो एरिया है, वो आपका एरिया नहीं है, वो उन लोगों का एरिया है। यानी बाउंड्री अपने आप को उस एरिया से अलग करता है। आपकी जगह ये है, मेरी जगह ये है। बाउंड्री तो कहता है ये, मतलब ये तेरा और ये मेरा, ये तो होती है बाउंड्री की डेफिनेशन। लेकिन अगर फ्रंटियर की बात करें, फ्रंटियर कहता है तेरा कुछ नहीं है, वो सब कुछ मेरा ही है। अब ये बताया क्रिटोफ्स ने, लेकिन हमें तो मतलब जानना है कि क्या मतलब हो सकता है। एक रिक्वेस्ट है भाई, आप इस क्लास के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी एक मोरल सपोर्ट मिले। जब आप मोरल तरीके से हमें सपोर्ट करोगे तो हमें भी फायदा होने वाला है। हम भी चाहते हैं कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्लास बना पाए। कम हाथ याद है, मतलब जो फ्रंटियर है वो कहता है कि ये एरिया सब कुछ मेरा है, लेकिन बाउंड्री कहता नहीं, आप इस एरिया तक सीमित रहिए, इसके बाद का जो एरिया है वो आपका नहीं। ये तो बात हो गई फ्रंटियर और बाउंड्री के बीच। अब एक बंदा आता है जिसका नाम है मूडी। ये तो एग्जाम्पल बताया मैंने क्रिटोफ्स का। जो मूडी था, जो मूडी है ऐसे, वो फिर आता है और कहता है कि जो डिफरेंस है फ्रंटियर और बाउंड्री का वो और भी है, ये नहीं है, इससे अलग भी है। और इससे अलग कैसे है उसके बारे में जो मूडी की जो एक्सप्लेनेशन थी उसके ऊपर जान लेते हैं। फ्रंटियर और फिर बाउंड्री, इसने भी अपना राय रखी कि हाँ ये फ्रंटियर और बाउंड्री का डिफरेंस है। इसने पहले बताया फ्रंटियर कोई लाइन नहीं है, इंडिया इस तरफ, इंडिया इंडिया पाकिस्तान। फ्रंटियर बात करता है नो मैन एरिया की, मतलब कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, इसके बीच का जो एरिया है ये फ्रंटियर है, ये कहता है। और जो एरिया होगा वो नो मैन एरिया होगा, यहां कोई नहीं रहेगा। मतलब किसी पर्टिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो पर्टिकुलर किसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लाइन होगी, ये जो एरिया होगा, ये न्यूट्रल स्टांस होगा, दोनों का एक जैसा हक होगा इसके ऊपर। इसका एग्जाम्पल आप कहां देख सकते हो? एक लद्दाख के अंदर एक लेक है, सोमरी लेक है, शायद पता नहीं, पेंगसो लेक है, हाँ पेंगोंग सो लेक है, हम यहां लिख देते हैं उसको। पेंगोंग 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 सो लेक। इस लेक का जो एरिया है, इसको 8 भागों में अलग अलग इंडिया पाकिस्तान ने बांट रखा है। इस तरफ के जो 3 पार्ट है वो तो है इंडिया के पास, और इस तरफ के जो 4 पार्ट हैं वो चाइना के पास। ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया बना दिया। अब ये कहीं ना कहीं फ्रंटियर का काम करता है। अब ये जो एरिया है, हर टाइम जो चाइना है वो चाहता है कि नहीं ये मेरा एरिया है, और इंडिया चाहता है कि मेरा एरिया है, जिसकी वजह से इंडिया चाइना के बीच लगभग 2 साल तक लड़ाई नहीं। मेरे हिसाब से आपको जो एग्जाम्पल है वो ज्यादा ध्यान में रखने चाहिए, ताकि आपको चीजें एक्सप्लेन में रहें और पता रहे। इसके बाद जो फ्रंटियर बाउंड्री होता है, लेकिन जो बाउंड्री का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि लाइन है, बस इस लाइन से इस साइड आपका, इस लाइन से उस साइड मेरा, ये बाउंड्री का कंसेप्ट है। जैसा आमतौर पर जो एरिया है वो आपको कहां देखने को मिलता है? मान लीजिए आपका कोई सेक्टर में प्लाट है,
तो वो बताता है कि आपका जो प्लाट है वो 165 गज का है, यानी इससे 166 जो अगला एक गज है, यानी अगला 1 मीटर है या 1 फुट है, वो आपका नहीं है, वो किसी और बंदे का है। यानी दो प्लाटों के जो 2 प्लाट्स होते हैं, मान लीजिए इस साइड आपका, इस साइड आपका, या आप इस साइड नहीं आ सकते, ये डेफिनेशन होती है बाउंड्री की। और बाउंड्री उसी प्रकार से अपनी चीजें एक्सप्लेन करता है। बाउंड्री आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि ये जो तरीका था एक न्यूट्रल तरीका है, ये आपने वहां पर धक्के से क्रिएट की है। और अब देखिए जो फ्रंटियर है, वो फ्रंटियर आपको कहां देखने को मिलता था? अगर मैं फ्रंटियर की बात करूं, जो फ्रंटियर और बाउंड्री है, वो आमतौर पर यही फ्रंटियर आपको जो राजा महाराजे थे वहां पर देखने को मिलता था, क्योंकि कोसों कोस दूर दूर तक कोई दूसरा एरिया नहीं आता था। अब आप इसका एग्जांपल राजस्थान को ले सकते हो, और राजस्थान को इसलिए ले सकते हो क्योंकि राजस्थान के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे यहां से आप चले, कब जैसलमेर आ गया और कब दूसरा डिस्ट्रिक्ट आ गया जहां पर थार डेजर्ट है, बाड़मेर जैसलमेर जो एरिया है, वहां पर आपको जो एरिया लगेगा वो दोनों का एक जैसा लगेगा, क्योंकि यहां भी डेजर्ट है और यहां भी डेजर्ट है। तो जो एरिया में चेंज हुआ है वो आपको पता ही नहीं लगेगा। ये होती है फ्रंटियर की डेफिनेशन। लेकिन ये जो कहता है, ये कहता है सडन चेंज। भाई एक तरफ आपका, दूसरी तरफ मेरा, ये डेफिनेशन है बाउंड्री की। लेकिन वहीं जो फ्रंटियर है वो एक ट्रांजिशन चेंज दिखाता है, धीरे 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 चेंज होगा। कोई कल्चर है उसका भी धीरे धीरे चेंज होगा। लेकिन बाउंड्री के अंदर ऐसा नहीं है, बाउंड्री के अंदर एकदम से सडन चेंज आपको दिखाई देगा। जो फ्रंटियर थी वो आपको हिस्ट्री में दिखाई देगी। आज के दिन फ्रंटियर आपको कहीं कहीं दिखाई देती है, उसका मैंने आपको एग्जांपल बताया पेंगोंग सो लेक। लेकिन वो आज के दिन परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर क्लेम दोनों पार्टी जता रही है। जब हिस्ट्री थी वहां पर जो क्लेम है वो नहीं जताया जाता था। वहां तो बस हाँ भाई जिसका घोड़ा निकल गया वो एरिया उसका है, अगर जीतना है तो उसकी लड़ाई कर लो, बात खत्म, वो आपका हो जाएगा, अदरवाइज ये कॉमन एरिया ही है। तो ये जो चीज था ये फ्रंटियर का चेंज। अब इसके साथ ये आपको जो प्रेजेंट सेटअप है बाउंड्री का आज के दिन आपको देखने को मिलता है, वही बाउंड्री कौन सी, जैसे मैंने आपको बताई मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, 37 डिग्री लैटिट्यूड, 37 डिग्री पैरेलल लाइन, 49 डिग्री पैरेलल लाइन। 49 डिग्री पैरेलल लाइन किसके और किसके बीच में है ये आप मुझे जरूर बताना। ये जो लाइन है, सॉरी ये जो लाइन है 37 डिग्री, ये किस किस के बीच में है आप ये भी बताना, कमेंट करें। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो आपको जो क्लास के साथ इंटरेक्टिव चीजें हैं वो नहीं पता लग पाएंगी। जितना ज्यादा इस क्लास को इंटरेक्टिव बनाओगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। नो डाउट आपका फायदा तब होगा तब आप इन सब का, इनको जाकर गूगल पर सर्च करोगे, क्योंकि वो जब आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे, इसके ऊपर 1 या 2 मिनट लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये एरिया उसका है, और वो आपकी जो मसल मेमोरी है, जो परमानेंट जो मेमोरी है उसके अंदर चला जाएगा। और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपको उलझाकर पेपर में रखते हैं। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं आप जितना ज्यादा टाइम दोगे, मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं आपसे, अगर हम 75 क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ले रहे हैं भाई, 99.99% है, इतने परसेंट, क्योंकि कुछ नहीं पता होता। अगर 75 क्लास आपने हमारी अटेंड की है तो ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, कोई झूठा वायदा नहीं है, ये कंफर्म है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कंटेंट है हमारा, वो कंटेंट आज तक किसी ने दिया ही नहीं। जब मैं भी तैयारी करता था ना, तो ये कंटेंट मुझे भी नहीं मिला था कहीं पर।
हमने भी पढ़ा है लोगों से टीचर वही बनता है तो पढ़ता जाता है और आगे करता रहता है। आज के दिन ये कंटेंट जो मैं आपको करवा रहा हूं, स्पेशली जैसे फ्रंटियर और बाउंड्री की डेफिनेशन आपको हर कोई करवा देगा, लेकिन क्या किसी ने बताया है कि क्रिस्टोफ्स ने जो आदमी था उसने बाउंड्री के ऊपर और फ्रंटियर के ऊपर ये एक्सप्लेनेशन दी है, प्रेटजेल ने ये एक्सप्लेनेशन दी है, और जो मूडी है उसने ये एग्जांपल दिया है। तो आपको वो सारी चीजें तभी पता लगेगी ताकि आप हमारी क्लास अटेंड कर पाए। जब तक आप हमारी क्लास अटेंड नहीं करोगे तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपका नहीं होगा। भाई आपको, आप कहीं से भी कर लो, मुझे कोई डाउट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन 75 क्लास में, 75 क्लास में मैं ये कह सकता हूं कि 99.99% आपका सिलेक्शन होगा। अब तक देख लो 10, आज क्लास नंबर 10 है हमारी, और क्लास 10 अंदर के अंदर हमने अब तक 2 यूनिट करवाई है। एक तो यूनिट करवाई है ज्योग्राफिकल थॉट्स, और दूसरी जो करवाई है वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। जहां रट्टा मारने की चीज है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये रट्टा मारना है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। और जो थॉट्स हैं वो मैंने आपको कितने अच्छे से समझाए हैं वो आपको पता लग भी गया। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं लोगों की तरह कैमरे के आगे आकर और जो चीजें मतलब बता दी और टाइम पास कर लिया। लाइव क्लास से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, हमारे साथ आएंगे, हमारा चैनल ग्रो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग करते हैं और लोग लाइव बैठे रहते हैं 2-2 घंटे। इसका ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। बताओ भाई, आपके पास 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा। हम आपका वेट कर रहे हैं जब तक आप इसका आंसर नहीं बताओगे। ऐसा करते हैं लोग, और मैंने भी देखा वो करते हुए। मात्र 1 घंटे के अंदर वो 20 क्वेश्चन नहीं करवाते, और जब मैंने 1 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन आपको करवाए, 20 क्वेश्चन के साथ मैंने लगभग आपको 80 बातें बताई। 20 क्वेश्चन 80 बातें। अब आप देखिए जो फर्क है, जो डिफरेंस है वो कहां आया है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप हमसे एक बार कनेक्ट तो हो जाओ और आपको अपने आप पता लग जाएगा। अब आप देखिए ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास के साथ इंटरेक्ट हो, लाइक करो, शेयर करो, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट हम नहीं चाहते आपसे। और रही बात कंटेंट की, कंटेंट में अगर कोई कमी निकाल दे तो मैं गारंटी के साथ, वो कंटेंट, ये कंटेंट और वो कंटेंट जो लोग करवाते हैं उसमें दिन रात का फर्क है। अब एक बार जुड़ के देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। हम कोई आपको बातें सुना रहे नहीं आ रहे हैं, हम जो आते हैं अपने जो डाटा हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लास्ट जो रहता है वो फ्रंटियर और बाउंड्री का क्या है। फ्रंटियर और बाउंड्री अनचेंजेबल है भैया। फ्रंटियर और जो बाउंड्री है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि कई बार लड़ाई हो जाती है तो वो उसका एरिया ले लेता है, वो उसका एरिया ले लेता है। जो एरिया चेंज हो गया तो बाउंड्री भी चेंज होगी। और ऐसा आपको कहां देखने को मिलेगा, जो 100th अमेंडमेंट है हमारा, 100वां संविधान संशोधन है भारत का, वहां भी आपको बाउंड्री के अंदर चेंज देखने को मिलता है। क्योंकि वहां पर इंडिया और बांग्लादेश ने बाउंड्री किया, जो एक्सचेंज, जो एरिया एक्सचेंज किया था, तो वहां बाउंड्री का भी चेंज हुआ था। और जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो एक किस्म से बाउंड्री चेंज करने का तरीका भी था पाकिस्तान का, क्योंकि वो चाहता था कि हमारा एरिया बड़ा हो जाए। वो इस प्रकार से अपना एरिया बड़ा कर लिया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ऐसे ही चाइना ने किया। चाइना ने क्या किया कि जो अक्साई चीन का जो एरिया है, भाई याद रखो, ये जो है ये जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया है। और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन करंट अफेयर का भी पार्ट है। ठीक है, जो अक्साई चीन है वो चाइना ने ले लिया, तो वहां भी बाउंड्री का चेंज हुआ है। एक आता है, मैं आपको बताऊंगा कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो आइलैंड है, बम्बन आइलैंड, PMBN, बम्बन आइलैंड,
ये आइलैंड किसने खोजा था? इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर देना, अदरवाइज आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर जरूर मिलेगा। देन आगे चलते हैं हमने फ्रंटियर और बाउंड्री के बारे में पढ़ लिया और क्या क्या पढ़ा वो आपको खुद पता है। अब हम शुरुआत करते हैं एनआईजी पॉन्ट से। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफर था, बॉर्डर सेपरेट यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट, इसने बॉर्डर एरिया को सेपरेट किया जो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट में बताता है इसको, ठीक है। हारकोट जियोपॉलिटिक्स था, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर काम किया और मेडिटेरियन सी के ऊपर बात की, जो जियोपॉलिटिक्स थी मेडिटेरियन सी की उसके ऊपर इसने बात की थी। और जियोपॉलिटिकल डिक्शनरी, इसके अंदर इसने बहुत सारी बातें लिखी, इससे ज्यादा आपको इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रेस्कोट। जो प्रेस्कोट था वो ऑस्ट्रेलियन था। देखो भाई, आज मैं आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के साथ जो इलेक्टोरल ज्योग्राफी है, अब इलेक्टोरल ज्योग्राफी आज तक किसी ने नहीं करवाई यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी कोई भी बात इलेक्टोरल ज्योग्राफी के ऊपर नहीं की। और जहां पॉलिटिकल ज्योग्राफी आती है वहां इलेक्टोरल ज्योग्राफी जरूर आती है। अब इलेक्टोरल ज्योग्राफी क्या होती है? जो इलेक्शन से रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स है वो इलेक्टोरल ज्योग्राफी कहलाती है। अब उसमें कास्ट, रिलीजन, वो जो एंगल है, जो पॉलिटिकल एंगल है वो कैसे चेंज होता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो बेसिक्स है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पहले वो करवाएंगे, उसके बाद इसका जो आंसर एनालिसिस है, जो क्वेश्चन आंसर, जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है वो हम पक्का करेंगे। और आज के लिए अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आज का क्वेश्चन क्या होगा? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्टलैंड एंड रीमलैंड थ्योरी। रीमलैंड थ्योरी with current example write a short note on heartland rimland theory with current example। आज का पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको लिखने हैं भैया, और हमें आर्डोर एडुडन जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप इसको सेंड कर सकते हो। और उसी के अंदर मैं उस ग्रुप का नाम बता देता हूं, अगर किसी बच्चे को ग्रुप ना मिले तो हमारा जो ग्रुप है असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिस्कशन ग्रुप है हमारा, उसको सर्च कीजिए, वो आपको डायरेक्ट उस ग्रुप में लेकर जाएगा। या फिर आप कुछ नहीं सर्च करना तो ये सर्च करना आर्डोर एडुडन EDUDAN ज्योग्राफी। जब इसको आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी जो एरिया है वो हमारा मिल जाएगा। और इस चैनल के अंदर जो टेलीग्राम जो चैनल है इसके अंदर जाकर आपको एक लिंक मिलेगा उस डिस्कशन ग्रुप का। उस डिस्कशन ग्रुप में आप जाकर उस आंसर को सेंड कर सकते हो। और जिस बच्चे ने वो आंसर सेंड किया है अब तक, उसका रिव्यू उसको मिला है। उसका रिव्यू उसको तभी मिला है विद इन द 2 और 3 4 आवर्स, ठीक है। अगर उसका जो रिव्यू है वो नहीं मिल पाता तो उस आंसर का रिव्यू आपको लाइव क्लास में, जो नेक्स्ट डे मतलब आज का जो क्वेश्चन है उसका लाइव क्लास में आपको डिस्कशन मिलता है। और वही उसी ग्रुप के अंदर मैंने जो मेरे लिखे हुए, जो खुद के लिखे हुए जो आंसर्स हैं, जो ऐसे ही क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, यानी मॉडल आंसर आप उसको कह सकते हो, तो वो भी आप देख सकते हो। उन मॉडल आंसर के अंदर आपको बहुत सारी सहायता मिल जाएगी कि कैसे किसी आंसर को लिखा जाता है और कैसे उन आंसर को रिप्रेजेंटेशन में लाया जा सकता है। क्योंकि हरियाणा के अंदर जब हरियाणा की स्पेसिफिक बात करेंगे तो वहां असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है, एक मिनट, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है उसके अंदर लाइव वो है, सॉरी सब्जेक्टिव पेपर है। तो सब्जेक्टिव पेपर को पास करने के लिए आपको वो सारी चीजों पर ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंटियर एंड बाउंड्री विद एग्जाम्पल। अब इस आंसर, ये आंसर आप आसानी से लिख सकते हो। जब आप ये आंसर लिखोगे तो आपको थोड़ी परेशानी होने वाली है। सॉरी, परेशानी इन द सेंस कैसे, अब आप सोचोगे कि क्या लिखें नहीं पता। लेकिन जब इस आंसर को आप लिखोगे तो सबसे पहले आपको जो रेटजल का जो आइडिया था पॉलिटिकल ज्योग्राफी के ऊपर, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वहीं अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी को आप जियो पॉलिटिक्स से जोड़ोगे। एक मिनट भैया, ऊपर लिखते हैं। पहले आप लिखोगे रेटजल का आइडिया, और रेटजल के आइडिया के बाद आप उसी के बाद आप जो जेलन का जो आइडिया था, जियो पॉलिटिक्स का जो आइडिया था, उसके ऊपर लिखोगे। एक लाइन रेटजल की, एक लाइन जेलन की, एंड देन जो क्रिटॉफ्स था, who explained the frontier first time, explain the difference between the frontier and boundary। फिर आप इसके ऊपर बारे में लिखोगे, इसकी 3 लाइन लिखोगे, जो 3 एग्जाम डिफरेंस है। देन जो मूडी की एक्सप्लेनेशन है वो आप लिखोगे। उसके बाद जो कंक्लूजन है वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि कंक्लूजन ही मेन इंपॉर्टेंट है। आप उसके अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो वो एक जरूरी फैक्टर है। अब बहुत हो गई हमारी बातें, इस क्लास को हमारा जो पार्ट रहता है वो रह जाएगा, उसके ऊपर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन था ये, और ज्योग्राफी ऑफ इलेक्शन लिखी, जो इलेक्टोरल ज्योग्राफी भी कहलाती है। फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, जो वर्ल्ड बटा हुआ है जियोपॉलिटिक्स के नाम पर, उसको बताया। और जो ज्योग्राफी ऑफ फ्रंटियर एंड बाउंड्री, ये भी बताई कि फ्रंटियर और जो बाउंड्री का जो डिफरेंस है उसके पीछे क्या ज्योग्राफिकल लॉजिक है, उसके बारे में बात करता है। द फंक्शन एंड द मेथड ऑफ इलेक्टोरल ज्योग्राफी। भाई, जो इलेक्शन के पीछे ज्योग्राफी का क्या पार्ट है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन अगला है जेम्स फिगरी, जो ब्रिटिशर था। क्रस्ट जोन थ्योरी बताई, बैलेंस जोन के बारे में बताया। बैलेंस जोन का मतलब है फ्रंटियर, और वही फ्रंटियर जो एरियल एरिया को जो रिप्रेजेंट करता है, यानी कुछ सीमांतर है एरिया, जैसे जिसको आप नो मैन एरिया भी बोल सकते हो, नो मैन एरिया। देन अगला है बैलेंस बिटवीन चाइना एंड जर्मनी, क्योंकि 1950s में जो लड़ाई थी वो एकदम से तेजी से बढ़ रही थी। जर्मनी भी ग्रो हो रहा था, चाइना भी ग्रो हो रहा था, तो उसके बीच में इनने बातें लिखी। अब नेक्स्ट है एंड्रे सेकफर्ड, फ्रांस का फादर ऑफ इलेक्टोरल ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी याद रख लेना। इलेक्टोरल ज्योग्राफी बताऊंगा कि क्या होती है इलेक्टोरल ज्योग्राफी, आज ही बताऊंगा। लास्ट तक रुकना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी बता कर जाऊंगा, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस इसको कहा जाता है। रेटजल को क्या कहा जाता है? अगर इसको पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस, इसने एक बुक लिखी है, तो रेटजल को क्या कहा जाता है? और रेटजल की बुक का क्या नाम था? ज्योग्राफिकल थॉट्स की वीडियो में बताया था, वहां आप लिख सकते हो, वहां आप देख सकते हो। और जितने भी वीडियोस हुई हैं उससे पहले हमारे 9 लेक्चर्स हो चुके हैं, उन सब की एक प्लेलिस्ट आपको आर्डोर एडुडेंट के जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहां जाकर देखोगे तो वहां आपको अवश्य मिलेगी, और जो जिसका नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके नाम से ही आपको मिल जाएगी। देन अगला है केविन आर क्रुक, ज्योग्राफी ऑफ फ्रंटियर इसने बताई, सॉरी इसके बारे में। अब केविन आर क्रुक ब्रिटिश अमेरिकन था, दोनों एक मतलब दोनों जगह से रिलेट करता था, ठीक है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी, लोकेशन एंड पब्लिक प्रॉब्लम, एक बुक लिखी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अगली बुक थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, स्टेट, टेरिटरी और पॉलिटिक्स। क्या डिफरेंस है भाई दोनों में, कोई बता सकता है? मैं उन सब का वेट कर रहा हूं, अगर कोई इसका मतलब बता दे तो। स्टेट और नेशन में क्या फर्क है? अगर बात करें स्टेट की, पॉलिटिकल तरीके से एक एरिया जिसके अंदर लोग रह रहे हैं, जिसके अंदर जब डेमोक्रेसी है, ये होता है स्टेट। और नेशन एक सिर्फ एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उसमें पॉलिटिकल एंगल कुछ भी नहीं है। ये दोनों के बीच की डेफिनेशन है।
अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, दोबारा आपको बताएंगे। क्योंकि मुझे लगता था जैसे कल हार्टलैंड और रिमलैंड के अंदर किसी बच्चे का डाउट था, तो वहां मैंने आज भी उसको दोबारा बताया ताकि आपको चीजें समझ में आए। हमारा मेन मोटिव, आर्डोर एडुडेन का जो मोटिव है वो यही है, आपको अपने एग्जाम के प्रति इतना ललक पैदा करना, इतनी जिज्ञासा पैदा करना कि आप उस एग्जाम को पढ़कर अपने तरीके से क्वालिफाई कर पाओ और जो अपनी ड्रीम जॉब है उसको आप अचीव कर पाओ। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसके ऊपर बात करते हैं। के.एम. पनिकर, देखो मैंने पहले भी बताया था, ये जो बंदा था ये इंडियन ओरिजिन का था और इसने इंडिया के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी। इंडिया जियोपॉलिटिक्स का इसको फादर भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन जियोपॉलिटिक्स। फेडरल इंडिया के बारे में बताया। अब फेडरल इंडिया का मतलब क्या है, देखो ये यहां से रिलेट होती है अब इलेक्टोरल ज्योग्राफी, जो सॉरी फेडरल स्ट्रक्चर है। अब फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट है, वो सेंट्रल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट है और स्टेट लेवल पर। ये होता है फेडरल इंडिया। और जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि ये पावर इसकी होंगी, ये पावर इसकी होंगी, जब आप शेड्यूल नंबर 7 को पढ़ोगे तो वहां आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, जिसका आप नाम ले सकते हो कि फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। अब दूसरी बात, ये बातें आपने लिखी, बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ गई होंगी। अब इसका और इलेक्टोरल ज्योग्राफी का क्या लेना देना। इंडिया के अंदर इलेक्टोरल ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आपने नहीं देखी तो उसमें बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर यहां बता दूं कि इलेक्टोरल ज्योग्राफी बहुत बड़ा सेक्शन है। और रीजन, क्योंकि यहां पर कास्ट डोमिनेट करता है, रिलीजन डोमिनेट करता है, डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। अगर इंडिया के 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक माना जाए, अगर इलेक्शन में अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो कास्ट करता है। पहले यही रोल जो 200s का समय था, तो वहां कहीं ना कहीं आपको जो इलेक्शन है वो डेवलपमेंट रोल प्ले करता था। कुछ स्टेट के अंदर कास्ट करता है, कुछ स्टेट के अंदर डेवलपमेंट करती है, कुछ स्टेट के अंदर रिलीजन डोमिनेट करता है। तो जो इलेक्शन है इंडिया के अंदर वो तीनों प्रकार से डोमिनेट करता है। लेकिन अगर मोस्टली हम ये माने तो जो मेन टाइप है, मेन कोर एरिया है इलेक्टोरल ज्योग्राफी का इंडिया के अंदर, तो वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के नाम पर इंडिया के अंदर वोट मांगे जाते हैं। लेकिन जब चाइना और ये जो दूसरे कंट्रीज हैं वहां पर डोमिनेशन है वो किसी और तरीके से है। कहीं पर तो जो डेमोक्रेसी है वो लाई तो करती है लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। कई जगह काम करती है तो वो एक प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती। तो ये एक रीजन है डेमोक्रेसी के अंदर, और यही है फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको आप इलेक्टोरल ज्योग्राफी के नाम से जानोगे। अब अगला है ज्योग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री। मैंने आपको एक दिन और बताया था कि पानीपत का युद्ध हुआ, वहां भी जियोपॉलिटिक्स लगी है। बैटल ऑफ पानीपत, 3 बार बैटल ऑफ पानीपत हुए, वहां भी जियोपॉलिटिक्स लगी है। तो पानीपत को ही क्यों चुना? बैटल ऑफ करनाल 1739 नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, इन दोनों के बीच में हुआ। और जो नादिर शाह थे वो बहुत सारा जो मटेरियल थे, जो डायमंड्स और जो गोल्ड सा जो मटेरियल था, वो वहां से उठाकर अपने देश ले गए। तो यही एरिया क्यों हर बार दिल्ली को टारगेट किया जा रहा था? क्यों दिल्ली सल्तनत यही बसी? वहीं दूसरी बात, जो मगध का जो रीजन था उसके पीछे जियोपॉलिटिक्स क्यों, कैसे काम करती है, और क्यों मगध डोमिनेट हुआ दूसरे जो ग्रुप्स थे, जो दूसरी डायनेस्टी थी उनके ऊपर मगध क्यों डोमिनेट किया? क्योंकि वहां की जो ज्योग्राफी है, मगध की जो ज्योग्राफी है, वो कहा जाता है इस प्रकार की थी, जैसे ये तो हो गया मगध का एरिया, इसके एक तरफ रिवर, एक तरफ रिवर और एक तरफ रिवर,
और एक तरफ से वो आने जाने का रास्ता रखते थे। तीन तरफ से तो जो पानी है वो उसकी सहायता करता था। ये ऐसा कहा जाता है, जो एक प्रकार से मगध को कंट्रोल करने में उसकी सहायता करता था। वही काम दिल्ली के अंदर था। दिल्ली के अंदर जब आप देखोगे, मैं आपको बता देता हूं कि जो दिल्ली कैपिटल थी, मतलब दिल्ली कैपिटल बनी, उससे पहले दिल्ली सल्तनत थी, फिर मगध, फिर मुगल्स आ गए, तो वो सारे दिल्ली के अराउंड ही क्यों डोमिनेट कर रहे थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ये राजधानी को बदलकर वहां दौलताबाद ले गए महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन दोबारा से दिल्ली के अंदर ले आए, उसके पीछे और कोई कारण नहीं था। कारण तो बहुत सारे बताए जाते हैं। कारण है यमुना। यमुना और यमुना के आसपास का फर्टाइल एरिया, जिसकी वजह से वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी, फूड की अवेलेबिलिटी और प्लेन एरिया फॉर द बेटलमेंट, जिसकी वजह से आप देखने को मिलेगा कि जो दिल्ली है वो इस वजह से डेवलप हुई है। अदरवाइज दिल्ली के पास ऐसी कोई भी लायबिलिटी नहीं है कि दिल्ली डेवलप हो। ये आंसर आपको कहां लिखने के पड़ सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूं। ये सब बातें आपको जब मेंस का सब्जेक्टिव का पेपर होगा वहां आपको लिखने की पड़ सकती है। अगला है इंडियन एंड द इंडियन ओशियन, स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन ओशियन। स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम आप मान सकते हो कि जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये जो चाइना की जो थ्योरी है वो इंडिया को कंट्रोल करना चाहता है अलग अलग जगह पर अपना डोमिनेशन करके। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है, जो एरिया है, वो बताना चाहता है इसके तहत। जैसे ग्वादर एयरपोर्ट है जो पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्यों बनाया गया, पाकिस्तान को क्यों कंट्रोल करना चाहता है चाइना। बांग्लादेश के अंदर अपना जो है लाई क्यों लेकर आया, वही श्रीलंका के अंदर चाइना क्यों चाहता है कि हमारा डोमिनेशन हो। उधर म्यांमार के साथ अपनी बातें कर रहा है, इधर बांग्लादेश से कर ली, इधर नेपाल से कर ली, इधर चाइना से कर ली, पाकिस्तान से कर ली, और इधर इंडोनेशिया से अपनी बातें चला रहा है। तो वो यहां पर जो इंडिया है उसको चारों तरफ से घेरना चाहता है ताकि हम इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर पाए। और जो इंडियन ओशन है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। मैंने आपको पहले भी बताया, लगभग 80% जो मिनरल रिसोर्सेज है पूरे वर्ल्ड के, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओशन को ऊपर देखने को मिलते हैं। और 80% ही ट्रेड आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। वहीं इसके पीछे जो जियोपॉलिटिक्स है वो कैसे काम करती है, अब आप देखोगे। जब भी यूएस एक अपना नया ग्रुप बनाता है तो वहां इंडिया को हमेशा लेता है। कैसे? जैसे क्वाड बनाया, क्वाड के अंदर यूएस आ गया। आउट ऑफ द वे बातें नहीं है, पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये ग्रुप पूछे जाते हैं। यूएस में, क्वाड में यूएस आया, ऑस्ट्रेलिया आया, जापान आया, इंडिया आया। इंडो पैसिफिक ओशियन रीजन बनाया, इंडो पैसिफिक। क्यों भाई? जब पहले पैसिफिक ओशियन रीजन था उसको इंडो पैसिफिक क्यों किया? उसके जो पीछे जो कारण था वो इसी प्रकार था कि जो इंडिया पैसिफिक है उसमें इंडिया को जोड़ना है, और इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जिसकी वजह से हर बार इंडिया को जोड़ा गया। अब इसके बाद, अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो आईमेक बनाया, इंडिया इंडो मैरीटाइम इकोनॉमिक कॉरिडोर, मेरिडियन कॉरिडोर, मेरिडियन सी वाला कॉरिडोर जो साउथ अरेबिया से होकर जाता है, जो बीचों बीच जाता है, वो भी इंडिया से जोड़ा गया। क्यों इंडिया को हर बार एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बनाया जा रहा है? एक ITU2 बनाया, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस बनाया। क्यों वही इंडिया को जोड़ा जाता है? इंडिया एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जो इंडिया अपने आप में बिलोंग करता है। इंडिया के पास वो सारी वैल्यू है। दूसरी बात, मार्केट है। हर कोई इंडिया की जो मार्केट है उसके ऊपर डोमिनेशन करना चाहता है। इंडिया के साथ हर कोई ट्रेड करना चाहता है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो कहीं भी जाओ, इंडिया के संबंध लगभग आपको सही मिलेंगे।
क्यों? क्योंकि इंडिया की मार्केट को हर कोई चाहता है कि हमारा सामान इंडिया की मार्केट तक पहुंचे और हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये बात इसने कही, दोज हु कंट्रोल इंडियन ओशन कंट्रोल साउथ एशिया, हु कंट्रोल साउथ एशिया कंट्रोल एशिया। जिसका साउथ एशिया पे कंट्रोल होगा उसका एशिया पे कंट्रोल होगा। अरे सीधा सा मतलब बोल दो ना, जिसका इंडियन ओशन पर कंट्रोल होगा। भाई मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडिया का पेपर है, इंडिया के हिसाब से आपसे एग्जाम लिया जा रहा है, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। हरियाणा के लिए जब एग्जाम है तो उसमें जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है उसके क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको ये डेफिनेटली बता सकता हूं, जब सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें आपको 15 क्वेश्चन लिखने हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के मिलने वाले हैं, और 1 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी जियोपॉलिटिक्स है इंडिया की उसके ऊपर मिलेगा। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं उसके बाद है विलियम पेटी, जिसने पॉलिटिकल अर्थमेटिक के ऊपर अपनी किताब लिखी। ठीक है, अगला है ड्रेक ग्रेगरी, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल ज्योग्राफर था, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर बताया। उसके बाद आरजे जॉनसन, जो इलेक्टोरल ज्योग्राफी का बात करता है, द फादर ऑफ इलेक्शन ज्योग्राफी एंड द ज्योग्राफर्स। ज्योग्राफी के पीछे जो ज्योग्राफर्स हैं वो इलेक्टोरल ज्योग्राफी कैसे काम करती है उसके ऊपर इसने बताया। ये वो बातें हैं जो सिर्फ आपको याद करनी है। अगर मैं आपको बताऊं तो करीब करीब आपको जो ये जो पेज है जो जियोपॉलिटिक्स का है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 40 बातें याद करनी है, सिर्फ और सिर्फ 40 बातें। इन 40 बातों में आप पूरा का पूरा कोर्स कर सकते हो। अगला है पी स्टैंडर्ड्स, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, रिचर्ड पोवेल। ये बात, इस बंदे का नाम याद रखना भाई, पोलर जियोपॉलिटिक्स। अगर किसी पोलर एरिया में किसी बंदे ने काम किया तो इसने किया है। एस बी कोहन, जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल। ये नाम आपने कहां सुना है? कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद विगर्ट, द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ज्योग्राफी। उसके बाद द फिशर, एसे इन द पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये इसकी बुक्स हैं, और जिस बंदे ने जिस प्रकार का काम किया है वो आप देख लेना। अब अगला है, ये मैं आपको बता चुका हूं केडी क्रिस्ट के बारे में। इस बंदे ने फ्रंटियर और बाउंड्री के बारे में पहले ही बता चुका हूं, इसका नाम ये है, सॉरी ऐसे OOF लगाना भूल गए थे, टाइपिंग मिस्टेक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बर्टेड कॉक्स, बस्टर्ड कॉक्स आएगा भी, ऐसा आएगा ये बस्टर्ड कॉक्स, बिल्कुल। ए मेजर अंडरलाइंग वीकनेस ऑफ द वोटिंग, ये है इलेक्टोरल ज्योग्राफी के ऊपर। हैज बीन द फेलियर ऑफ द लेट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ द एज अ होल। ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी के ऊपर बात करते हैं। अब इससे ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बाद एक हार्टलैंड की थ्योरी रहती है, जो मैं आपको कल ही बता चुका हूं। एक बार इसको देख लो। मोस्टली आपको हार्टलैंड की थ्योरी मैंने आपको कल ही बता दी थी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बिना हिचके वो हमें कमेंट करे। आर्डोर एडुडेंट जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर बता दे, डिस्कशन ग्रुप में बता दो। आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड दिक्कत है वो बता दो। इकोनॉमिकल कोई है ही नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड करवा रही है। बस अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करें। एक बार लाइव में देख लें और एक बार उसी क्लास को आप रिकॉर्डेड देख लो। आर्डोर के एडुडेंट यूट्यूब चैनल पर वो पहले से पड़ी हुई है, पिछली जो क्लास है वो भी देख सकते हो, इस क्लास को रिकॉर्डेड के बाद भी देख सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि आप लाइव में देखें, उसके बाद एक बार रिकॉर्ड में देख लें। डेफिनेटली मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपका जो सिलेबस है इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत सारी किताबों का करेक्शन मैं आपको बता रहा हूं। अगर बताने को तो मैं बहुत सारी जो बुक्स हैं वो बता सकता हूं, लेकिन बुक्स खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। 700-800 रुपए लगाकर आप कोई बुक खरीद भी लोगे, लेकिन नो डाउट उससे आप कवर नहीं कर पाओगे अपना सिलेबस।
ये जो मैटर है ये पी दयाल की एक बुक आती है वहां से। अब आपने सुना भी नहीं होगा पी दयाल, बहुत सारे जोग्राफर्स हैं जिसकी बुक नाम नाम में रह जाती है। ज्योग्राफी के ऊपर उसने बहुत सारी बुक लिखी है पी दयाल की, वहां से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया था। बहुत सारी दूसरी बुक थी वहां से भी किया। अब हार्टलैंड के बारे में जान लेते हैं। लास्ट जो हमारा है सेंट्रल यूरेशियन सराउंडेड बाय द माउंटेन थ्री साइडेड आर्टिक सर्कल है। वर्ल्ड आइलैंड किसको बोला गया, देखो भैया यूरेशिया को बोला गया, ठीक है। इनर और मार्जिनल क्रेसेंट जो अंदर का जो एरिया था, अर्धचंद्राकार जो एरिया है जिसके अंदर जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, भूटान ये वाला जो रीजन आता है ये इनर क्रेसेंट का पार्ट है। जो एरिया कोस्टल एरिया है वो आउटर क्रेसेंट का पार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं पावर हु कंट्रोल द वर्ल्ड कंट्रोल 50% ऑफ द रिसोर्सेज। जो हार्टलैंड को कंट्रोल कर लेगा वो लगभग 50% जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज है उसको कंट्रोल कर लेगा। और लास्ट है मिडलैंड बेसिन, किसको बोला गया, मिडलैंड बेसिन नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को बोला गया, जिसको मैं आपको वर्ल्ड आइलैंड बोल रहा हूं, ये उसको मिडलैंड बोल रहे हैं। नो डाउट ये बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ भी गया। मेरी तरफ से पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो बेसिक आइडिया था, जो कोर आइडिया था, वो आज कंप्लीट। अगर इसके अलावा अगर कोई रहेगा तो वो आपको कल करवाऊंगा। डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूं कि कल सैटरडे को आपके पॉलिटिकल ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कल करवा दूंगा। यहां आप फोन कर सकते हो ज्योग्राफी के लिए। अगर ज्योग्राफी की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर फोन कीजिए। फोन आपका उठाया जाएगा नहीं उठाया जाएगा वो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं अगर आप इस पे व्हाट्सएप भी कर दोगे तो भी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार फिर कि आर्डोर एडुडेल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपकी कमेंट हमें फ्यूल के तरीके से काम करती है, एक फ्यूल डालने का काम करती है। हम किसी के साथ टाइम पास नहीं करते, आपके साथ टाइम पास करने नहीं आए। अगर आप लास्ट तक यहां तक पहुंचे हैं तो आपके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो जिज्ञासा है वो बहुत ज्यादा है और आप बन भी सकते हो डेफिनेटली। 75 क्लास मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आपने 75 क्लास हमारी ज्वाइन जो कर ली अटेंड, तो ये मान लीजिए आपका जो कोर्स है, आपका जो सिलेक्शन है वो 99.99% हो गया। और जिस बच्चे का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा, उसको सब्जेक्टिव के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आर्डोर एडुडेंट प्रोवाइड करवाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट उसके एग्जाम के जो आंसर्स है वो भी आर्डोर एडुडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए बोल रहा हूं, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। जो सब्जेक्टिव आंसर्स हैं वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट चेक भी होंगे, उनका रिव्यू आपको विद इन 24 आवर्स में हम देंगे। That's all for today. Thank you very much. धन्यवाद।